नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सवाल जवाब प्रियंका चौधरी के संग प्रोग्राम में। और आज हमारे बीच में जो पर्सनालिटी मौजूद हैं उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आवाम उनसे अवगत है, क्योंकि उनके जो कार्य हैं लोगों के हित में वो इस तरह से लोगों में प्रस्फुलित हैं, इस तरह से लोग उन्हें जानते हैं और साफ तौर पर उनकी एक जो पहचान है जम्मू कश्मीर की आवाम की नज़रों में है। तो आज हमारे बीच में जो पर्सनालिटी मौजूद हैं वो IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं और रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी हैं, MLC भी रह चुके हैं और पॉलिटिकल एडवाइज़र फारूक अब्दुल्ला को भी और साथ के साथ गुलाम नबी आज़ाद को भी रह चुके हैं। और आज के दौर में, आज की डेट में वो अपनी पार्टी के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं अपनी पार्टी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साफ तौर पर इतनी सारी उपलब्धियां सर, एक IAS ऑफिसर, फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू और साफ तौर पर उसके बाद आपने NC का भी पद थामा और उनके कार्य भी किए और अब आप अपनी पार्टी में रहकर बहुत से कार्य जो हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। सर, इंस्पिरेशन का स्रोत तो जाहिर तौर पर आपसे हम जैसे यंगस्टर्स को पूछना ही चाहिए, तो क्या था आपका इंस्पिरेशन का स्रोत? देखिए, शुरू से ही मेरी पढ़ाई तो खैर जम्मू कश्मीर के बाहर ही हुई और मैं तकरीबन 24 साल के बाद यहाँ लौटा जब मैंने IAS का इम्तिहान जयपुर से दिया जी। तो क्योंकि मेरी भाषा थी कश्मीरी इसलिए मुझे इन्होंने यहाँ भेज दिया। तो तब से मैं 40 साल यहीं रहा जी। तो शुरू से मेरा मन था कि मैं लोगों के बीच में रहूं। मैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर भी रह चुका था और लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहना का मेरा मन बनता था, मानसिकता थी। तो एज अ ब्यूरोक्रेट भी मैं जब भी नौकरी में लगा, सबसे पहले मैं SDM लगा, रियासी में लगा, तो मेरा यही था कि मैं अपने दफ्तर के दरवाजे बंद करके नहीं बैठता था, लोगों से मिलता जुलता था, क्योंकि मैं मानता था कि लोगों के मसले सिर्फ फाइलें पढ़ के सामने नहीं आते, लोगों से खुद मिलके उनकी खुद सुन के उनको भी तसल्ली होती है और हमें भी जानकारी होती है। तो इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलनी चाहिए। इसी सोच को लेके मैं आगे बढ़ता गया। तो इसी वजह से मुझे हमेशा यही सेटिस्फैक्शन रही कि लोगों के मसले जो थे वो मेरे तक पहुंचते थे और मैं रिस्पॉन्ड कर पाता था और लोगों को सेटिस्फैक्शन होती थी कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं पे एक ऐसा अफसर है जो कि उनकी सुनवाई करता है। आप जानती होंगी कि आम आदमी को यही शिकायत रहती है कि अफसर उनसे मिलते नहीं और अफसर का ये कहना होता है कि मेरा उनसे मिलना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उनका मसला मेरे पास फाइल में आता है जो मैं कानून, प्रोसीजर, रूल के तहत देखता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। तो इस तरह से मैं आगे चलता गया। खासकर मैंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के साथ काम किया। वो जब 1975 में अकॉर्ड में आए वो वापस हुकूमत संभालने, उसके बाद उन्होंने मुझे 2 जगह डिप्टी कमिश्नर लगाया, वादी में लगाया और उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली कि वो अवाम के हित में हमेशा कैसे सोचते रहे थे और मुझे कैसे प्रोत्साहित करते रहे, क्योंकि मेरे समुदाय में से 25 साल के बाद पहला एक डिप्टी कमिश्नर वहाँ कश्मीर में लगा हुआ था। तो मुझे वो बड़ा प्रोत्साहन देते थे और मैंने देखा कि वो हमेशा यही कहते थे कि आम आदमी, एक गरीब को सुनने के बगैर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलती। तो वही शिक्षा लेके मैं आगे चला। 90 जब आया तो मैं यहाँ डिविजनल कमिश्नर था और आपको याद होगा 90 में एक बहुत बड़ा एक सानिया हुआ, सारा आवाम उससे अवगत है जी। कश्मीरी पंडित वहाँ से विस्थापित होके यहाँ आए और मैं एज डिविजनल कमिश्नर मेरा दायित्व बना कि मैं उनको किसी तरह की राहत पहुँचा पाऊँ। तो फिर राहत क्या पहुँचा सकते थे, यही टेंटों में बसाया उनको और बच्चों को स्कूल इवनिंग स्कूल और नौजवानों को इवनिंग कॉलेजेस में डाला, रिलीफ के पैकेज दिलवाए। तो इसी तरह से हम लोग आगे चले। फिर 90 के बाद जब मैं आगे कश्मीर में लगा सेक्रेटेरिएट में, उसके बाद वहाँ की मिलिटेंसी के साथ जूझने का मौका मिला तो हमको ग्रीवेंसेस कमिश्नर भी बनाया गया ताकि आवाम के साथ मैं बैठ के उनके मसले सुनता रहूं, क्योंकि सेक्रेटेरिएट में तो गवर्नर रूल था। तो उसकी वजह से भी मुझे बहुत शिक्षा मिली और मुझे उस मिलिटेंसी में नौजवानों, उनके माता पिताओं का
दर्द महसूस होने लगा, मैं खुद उसमें शामिल होने लगा। और जिस हद तक मुझसे राहत दी जा सकती थी, कोई डेली वेज लगा देना, कोई किसी को कहीं और नौकरी में लगवा देना, वो काम करने में बड़ी सेटिस्फैक्शन हुई। तो ये शायद आवाम में एक मैसेज गया कि कोई अफसर है जो आवाम की बात करता है, आवाम से जुड़ा हुआ है। तो 96 जब इलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर आगे और चले, और चलते चलते ये हुआ कि फाइनली मैं जो सबसे बड़ा ओहदा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ सेक्रेटरी पे तैनात किया गया। बिल्कुल, जाहिर तौर पे आपकी जर्नी का इतना लंबा जो सफ़र है वो हम सारे यंगस्टर्स जो हैं हमें भी आपसे प्रेरणा का स्रोत मिलता ही है। और आपने पार्टी का भी दामन थाना और अपनी पार्टी के साथ मिलकर अब आपने महिलाओं के हक़ के लिए, अगर मैं बात करूं, क्योंकि महिलाओं के हक़ की बात तो सभी करते हैं लेकिन कार्यरत बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन आपने पार्लियामेंट तक जाकर महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई है और उन्हें रिजर्वेशन देने की जो बात है वो साफ तौर पर आपकी तरफ से एक ऐसा कदम है कि आने वाले विकास के रास्ते उनके लिए खुलते हुए नजर आएंगे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो सही है कि अपनी पार्टी ने विमेन रिजर्वेशन की बात शिद्दत से उठाई है, प्राइम मिनिस्टर के पास उठाई है, पब्लिक आवाम में उठाई है, और हमने ये सिर्फ लिप सर्विस नहीं है, हम दिल से ये कहते हैं कि महिला और पुरुष हर मैदान में जब तक इकट्ठा नहीं चलेंगे तो वो माशरे में चेंज नहीं आएगा, सोसाइटी में चेंज नहीं, टेंशन हमेशा रहेगा, जेंडर बायस हमेशा रहेगा। उस जेंडर बायस को दूर करने के लिए हम ये कहते हैं कि 33% रिजर्वेशन जो है, जो आइन में भी कहा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, वो मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमें कोशिश यही करनी है कि जब भी इलेक्शन का मौका आए तो हम ऐसे ही मैंडेट दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं असेंबली में आए, बाकी ऐवानों में आएँ, अपनी आवाज़ उठाएं। तो हम मानते हैं कि महिलाओं का योगदान जो है देश की तरक्की में बहुत बड़ा है, क्योंकि उनका टच जो होता है, उनकी सोच जो होती है, वो सेंटिमेंट्स को छूती है, सॉफ्ट होती है। तो एक आवाम को उत्साहित करने के में उनका ज़्यादा हाथ होता है, मर्द थोड़ा हार्ड होता है। बिल्कुल, वो हमने ये चीज़ भी देखी ना कि साल के 365 दिन अगर एक महिला घर संभाल सकती है बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी तनख्वाह के, तो अगर वो और बड़े पैमाने पे आके अगर कार्य करे तो जाहिर तौर पे उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बड़ी मुश्किल काम कर रहे हैं आजकल महिलाएं, पायलट हैं। एक ज़माना तो था जबकि पैसेंजर ये सुनता था कि पायलट लेडी है तो उतर जाते थे। तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टीरियोटाइप बने हुए थे। अब प्रोफेसर भी हैं, अब बड़े एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, अब देखिए बड़े बड़े बैंकों के जो चीफ हैं वो लेडीज़ हैं, और तो वो कोई ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकती। तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक तो महिलाओं में भी विल पावर चाहिए, उनमें वो अपनी सक्षमता को आगे बढ़ाने के लिए वो विल पावर चाहिए। ये मान के चलेंगे कि वो लेसर मॉर्टल्स हैं तो फिर जो उनकी मदद भी करना चाहेंगे वो कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए विमेन हैव टू असर्ट देमसेल्व्स। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बार हमने सुना भी है कि महिला सशक्तिकरण की बात तो सब करते हैं, सब चाहते हैं कि उनका विकास हो, लेकिन जब विकास के अपॉर्चुनिटीज देने की बात आती है तो सब अपना हाथ जो है वो पीछे कर लेते हैं। ऐसे में अपनी पार्टी ने एक हाथ जो है महिलाओं के लिए बढ़ाया है और जाहिर तौर पर आने वाला जो वक्त होगा वो सुनहरा साबित होने को दिख सकता है। उम्मीद तो है जी बिल्कुल। और अगर अपनी पार्टी की बात करें हम, तो आज हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ वक्त ही हुआ है इस पार्टी को बने हुए और बहुत ज़्यादा तेज़ी से रफ्तार जो है लोगों के हृदय में इस पार्टी ने अपनी जगह बना ली है। तो किन नीतियों को और किन रणनीतियों को अपनाकर आप इसे जम्मू कश्मीर की आवाम तक आगे चल के और ज़्यादा पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, अपनी पार्टी उस वक़्त वजूद में लाई गई जबकि 5 अगस्त 2019 के बाद एक सन्नाटा सा हो गया सियासी मैदान में। एक अवाम जो है एक सदमे में आ गया। अवाम ने सोचा कि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है, और बड़े बड़े नेता जो थे वो नज़रबंद थे, और कुछ नेता जो अपनी पार्टी को बनाए अल्ताफ बुखारी की साहब के नेतृत्व में, उन्होंने हिम्मत का काम किया। उन्होंने कहा इस वक्त नुमाइंदा सरकार नहीं है, जो लीडर हैं पार्टियों के वो भी नज़रबंद हैं, तो अवाम की जो बात करने वाला कोई नहीं है, और अवाम की बात करने के लिए हमें मैदान में उतरना चाहिए। तो अपनी पार्टी बनी, लेकिन अपनी पार्टी ने एक ही बात कही कि हम वैसी बात नहीं करेंगे जिससे लोग सुन के गुमराह हों। हम वो
स्पष्ट बात करेंगे, सच बात करेंगे। उस सच बात करने के पीछे था कि अब मान के चलते हैं कि 370 हट गया है और वो ऐवान ने हटाया है, तो अब छाती पीटने से अभी कुछ नहीं होगा। और अगर आएगा वापस तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए आएगा, या फिर अगर ऐसा हो गया कि पार्लियामेंट में एक कंसेंसस बन गया, तो जब तक कि वो वापस नहीं आता तब तक हमें आगे बढ़ना चाहिए और तरक्की के रास्ते पे चलना चाहिए। हमने ये भी कहा कि हम वो ऐसी मंजिल नहीं दिखाएंगे आपको जो हासिल नहीं कर सके, हम वही मंजिल दिखाएंगे जो हासिल, और मंजिल वो है खुशहाली की, और उस पर पहुंचने का रास्ता तरक्की का है, डेवलपमेंट। इसी रास्ते पे हम चलाएंगे आपको। गुमराह करने वाले नारे नहीं सुनाएंगे, जैसे कि ऑटोनॉमी दिलवा देंगे, सेल्फ रूल दिलवा देंगे। हमने ये सच्चाई की बात करना शुरू किया और ये ज़रूर कहा कि साहब हमको भी सदमा लगा कि स्टेट हट गया, लेकिन हम हकीकत पसंद हैं कि अब हट गया, जब आएगा तब आएगा, लेकिन हमारे कुछ शोर मचाने से वापस नहीं आएगा। तो इसलिए हम सब चीज़ रोक के बस इतनी ही बात करें, वो गलत है। हमने कहा हम स्टेटहुड के लिए लड़ेंगे, हम इस रियासत की ज़मीन रियासत के बाशिंदों के लिए ही रहे, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ की नौकरियाँ जो हैं यहाँ के ही लोगों के लिए मुहाफिज रहें, वो कोशिश करेंगे। तो ये 3 बातें हमारे कोर एजेंडा है। और हमने कहा हम ये जो है जम्मू कश्मीर की डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो चली आ रही है, जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट किया जाता है, तो उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ डेवलपमेंट की बातें करेंगे, जम्मू के डेवलपमेंट के मसले जम्मू के लिए, कश्मीर के डेवलपमेंट के मसले, नाइदर विल बी डिपेंडेंट अपॉन द अदर रीजन। बिल्कुल। और अपनी पार्टी की एक बहुत खास बात यह है कि ये वास्तविकता से हमेशा से, हकीकत से रूबरू रहती है, और अवाम को भी यही सीख देती है कि आप वास्तविकता से परे ना हो, आप ख्याली पुलाव ना बनाएं, और ना ही ख्याली पुलाव जो है वो आपकी पार्टी ने लोगों को देने की कोई भी अग्रसरता दिखाई। ये भी कह रहे हैं कि अभी तक हमको ये कहा गया है कि आप पीछे भी देखो और आगे भी चलो। जी। और पीछे देखते देखते आगे बढ़ने में रफ्तार कम हो जाती है, और हो सकता है लुढ़क भी जाए, जो कि हो गया। तो हम कहते हैं पीछे को छोड़ो, अब आगे ही देखो। पीछे का जो हो गया है वो हो गया है। मुस्तकबिल का फैसला हमारा एक वक्त में हो गया है, अब उसी मुस्तकबिल के फैसले के मुताबिक आगे चलो, उसमें हमारा ही भला है, और वो मुमकिन भी है कि अगर हम सही तरीके से मांग करें, सही तरीके से पैसा जो आता है उसको खर्च करें, तो फिर एक बहुत ही खुशहाल रियासत, जो अभी तक रियासत था, यूनियन टेरिटरी बन सकता है। बिल्कुल जाहिर तौर पे। और अपनी पार्टी को अभी तक बने हुए इतना वक्त नहीं हुआ है, फिर भी लोगों के हृदय में जो अपनी पार्टी के लिए प्यार, जो आप कह सकते हैं जो लोगों का समर्पण है इस पार्टी के लिए, वो काबिल तारीफ भी है। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों का हमने रुझान भी देखा है, बहुत से पार्टी के नेताओं ने भी अपनी पार्टी का दामन अब थामना शुरू कर दिया है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो अपनी पार्टी को हासिल है। अपनी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अभी बाकी पार्टियों को छोड़ के भी आ रहे हैं। अभी फिलहाल तो नौजवान आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, और कुछ बड़े नेता भी सोच रहे हैं कि इसी पार्टी का भविष्य है। तो ये इसलिए है कि अवाम ये समझने लगा है और मानने भी लगा है कि शायद जो आज इस यूनियन टेरिटरी की स्थिति है वो इसलिए बनी क्योंकि झूठे वादे किए गए, ख्वाब दिखाए गए जो ताबीर में नहीं लाए जा सकते थे, और मंजिल ऐसी दिखाई जहाँ का रास्ता बड़ा दुश्वार था। तो वो मान के चलते हैं कि शायद, और अल्ताफ बुखारी साहब की लीडरशिप में एक भरोसा बना है कि ये साफ को आदमी है, इनकी जो भाषा है बिल्कुल, और एक बॉडी लैंग्वेज है जो एक स्टीरियोटाइप पॉलिटिशियन की नहीं है। बिल्कुल, ये और लोगों का भी जो रुझान है अल्ताफ बुखारी जी के लिए, वो जाहिर तौर पे उनके लिए जो प्रेम उमड़ता है वो शायद ही किसी ऐसे नेता के लिए उमड़ता हुआ हमने देखा है। इसलिए कि वो लगता है कि साफ बात कर रहे हैं, डायरेक्टली बात कर रहे हैं, दिल को छूने की बात कर रहे हैं। तो अब ये तो देखने की बात है आगे कि हम लोग कितना आगे चलेंगे, लेकिन हमें यकीन है कि जिस हिसाब से हमें ये जो वो रिस्पांस मिल रहा है वो बड़ा उत्साहजनक है, और हमारी उम्मीद बनती है कि आवाम के सामने अगर वो एजेंडा रखा जाए जिसमें उनका भी विश्वास बने, जो हमारे ज़रिए पूरा भी हो सके, तभी सियासत आगे बढ़ती है। बिल्कुल जाहिर तौर पे। और आप पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपका भी जो कार्यरत है हर पार्टी के मेंबर को प्रोत्साहित वाला ही रहता है। तो
आपकी तरफ से क्या योगदान रहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स जो हैं वो पार्टी में आएं? जी एक तो सबसे बड़ा योगदान है कि सफ़ेद बाल होने के बावजूद भी मैं जवान रहता हूँ। तो मैं राब्ता रखना चाहता हूँ जवानों के साथ कि वो ये न लगे यहाँ पे पता नहीं कौन सा पुरानी सोच का आदमी है, और हकीकतन मेरी सोच पुरानी नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा, जनरल सेक्रेटरी की कुर्सी पे बैठ के मैं उस अपनी तजुर्बे का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि मेरा सरकार में रह के हुआ है। आम आदमी के क्या मसले होते हैं, कुछ मसले सरकार के दफ्तरों में फंसे होते हैं, बल्कि सरकार के दफ्तरों में ही फंसे होते हैं मसले, और फाइलों में ही हैं, फाइलों में ही। तो मैं अपने उस तजुर्बे के और अपने उस पहचान को इस्तेमाल करके फ़ोन के ज़रिए पुराने जो जानकार अफसर हैं या आज के अफसर हैं या चिट्ठियाँ लिख के उनके मसले हल करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे तसल्ली ये हो रही है कि अभी भी कुछ हमारी सुनवाई होती है, अफसर लोग सुनते हैं, काम करते हैं। तो ये भी एक जोश बनता जा रहा है कि अपनी पार्टी में कहीं पे ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जाके हम एक तो अपनी बात कह सकते हैं, सुनने वाला भी है, दरवाजे खुले भी हैं, और जिसके ज़रिए कुछ काम हो भी पाते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पे आपका जो तजुर्बा है वो काबिल तारीफ भी है, और जितने भी नौजवान युवा जो हैं अपनी पार्टी का दामन थाम रहे हैं उनके सर पर एक ऐसी छाया है जो एक काबिल तारीफ भी है, और आने वाला वक्त जो है महिलाओं के लिए अगर सुनहरा है तो सारी आवाम के लिए भी सुनहरा होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में बहुत से लोग हैं सर जो आज के दौर में भी, कुछ लोग पार्टी में रहकर कुछ कार्यरत रहना चाहते हैं, कुछ लोग पढ़ाई लिखाई का रुझान में अपना जो इंटरेस्ट है वो दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे आप IAS रह चुके हैं, तो यंगस्टर्स के लिए आपकी उस लहजे क्या आपकी एडवाइस रहेगी? मैं तो मानता हूँ कि अगर आप में एक प्रोग्रेसिव सोच है और अगर आप चाहते हैं कि अपनी छाप छोड़ें समाज में, तो बहुत सारे अवसर तो हैं ही। ऑल इंडिया सर्विसेज जिसमें IAS भी शामिल है, एक ऐसा अवसर प्रदान करती है कि आप माशरे को चेंज करने में अपना योगदान दें। अगर सही सोच है, अपने छाप छोड़ सकें, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ऑल इंडिया सर्विसेज की तरफ आइए। इतना मुश्किल नहीं है, आप तैयारी सही तरीके से करेंगे, आपको गाइडेंस ठीक मिलेगी, आप आ जाएंगे। फिर आप ये सोच लेके आइए, ये आइडियलिज्म लेके आइए कि मुझे एक कुर्सी मिली है जिसमें बैठ के मैं सरकार के प्रोग्राम आगे बढ़ाऊंगा और लोगों तक बढ़ाऊंगा। मैं ये अगर सोच आ जाए कि मुझे एक कुर्सी बन गई है, उसको सुशोभित करने के लिए मुझे बिठाया गया है, तब तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मगर आपको प्रोग्रेसिव सोच लेके आना है, आपको ये मान के चलना है कि आप में एक क्षमता दी गई है कि आप समाज में सुधार लाएं, समाज की बुराइयों को दूर करने की कोशिश करें, और अगर ऐसा करते रहें सब, तो समाज का नक्शा बदल सकता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको लेना चाहिए। और ये खुशी की बात कि जम्मू से भी और कश्मीर से भी अब हर साल बहुत सारे नौजवान IAS में क्वालिफाई कर रहे हैं, और वो जहाँ भी हैं अपनी तरीके से अच्छा निज़ाम बना रहे हैं, लोगों के साथ राब्ता रखा हुआ है, काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं तो जाहिर तौर पे जैसे कि आपने कहा है कि बहुत से जो बच्चे हैं अपना रुझान दिखाते हुए, परिपक्व होते हुए IAS के इम्तिहानों में पास भी हो रहे हैं, और हर एक फील्ड में, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं, वो अपना जमखम दिखा रहे हैं। तो ऐसे में आप अपनी पार्टी की तरफ अगर एक बार फिर से रुख करें, तो कहीं ना कहीं आवाम का भी यही कहना है कि जो भी सरकार सत्ता में आती है, सपने दिखाती है, हमें वास्तविकता से परे रखकर एक ख्याली पुलाव जो है वो परोस के दे जाती है। और जैसे कि अब आवाम के हिस्से में आया है अच्छे दिन का स्वप्न, तो आवाम का भी यही कहना है कि अच्छे दिन का स्वप्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, काले दिन में तब्दील हो गया है। और अगर महंगाई का इसमें ब्यौरा लें तो आम आदमी की जो कमर है वो 2020 से टूटती हुई अभी तक टूटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हर एक लहजे में महंगाई जो है, पेट्रोल के दामों में बढ़ रही है, डीजल के दामों में, लोगों की रसोई जो है उसका बजट बिगड़ चुका है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे बच्चे जो नौजवान हैं वो सड़कों पे एहतजाज भी कर रहे हैं कि ये जो महंगाई है उसको कम किया जाए। और ये मगर हमें कहीं अपने मन में ये भी एहसास है कि कई मजबूरियाँ होती हैं सरकार की, जिसकी वजह से वो महंगाई को रोकने में
उनको दिक्कत आती है। बिल्कुल। मसलन फ्यूल प्राइसेस हैं, बिल्कुल। ये इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ बिल्कुल, रिलेटेड हैं, बिल्कुल। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि साहब वो मानते हैं, उसके मुताबिक चलता है। लेकिन इसकी जो फ्यूल प्राइसेस है 63% के करीब बिल्कुल। उसका टैक्स है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। स्टेट का भी वैट है बिल्कुल। और स्टेट सेंटर का भी एक्साइज है। बिल्कुल। तो हम ये कह रहे हैं कि आप राहत देने के लिए अपना एक्साइज कम करिए, एक्साइज कम करिए, टैक्स कम करिए, तो रेट उसके ऊपर अगर कंट्रोल नहीं है इंटरनेशनल प्राइसेस पे, और आपके ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं या ये स्टेट, वो अगर नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं तो आप नुकसान बर्दाश्त कीजिए बिल्कुल। और एक्साइज कम कीजिए, उसलिए रहा। तो इस बात पे शायद सेंट्रल गवर्नमेंट गौर कर रही है कि शायद एक्साइज को कम दे, लेकिन उनको भी सोचना पड़ता है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब कोविड के बाद जो इकोनॉमी को झटका लगा, लॉकडाउन के बाद खास तौर से, उसमें से इस वक्त मुल्क जो है अब निकलने लगा, क्योंकि डिमांड जनरेट करने वाली स्कीमें दी गई हैं, पैसा डाला गया है जेब में। अब जब डिमांड जनरेट होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर एक इकोनॉमी में एक वाइब्रेंसी आएगी, एनर्जी आएगी। तो अब देखने को यही मिल रहा है कि शायद जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी नीतियाँ बनाई हैं उनका असर आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसी नीतियाँ थीं जिसकी वजह से इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान भी हुआ, उसमें से संभलने भी टाइम लगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि इस वक्त जो है महंगाई कमर तोड़ होने की तरफ जा रही है, इस पे रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और कहीं ना कहीं एक अवाम की यही पुकार रहती है कि अगर हमने अपने बाशिंदे, अपने नुमाइंदे चुने हैं तो वो हमारी बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो हमें उपलब्ध करवाएं, क्योंकि ज़मीनी सतह पर घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर वो खोखले वादे साबित होते हैं और लोगों का भी यही कहना है कि हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो ऐसे में अवाम के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? अवाम के लिए संदेश है कि आप नज़र गुज़र रखें अपने नुमाइंदों पे। जिस नुमाइंदे को आपने वोट डाला और जिसमें आपने विश्वास प्रकट किया, ये देखें कि वो आपके काम कर रहा है, आपके नज़दीक है, आपकी उमंगों को की नुमाइंदगी कर रहा है। आप अगर बेजुबान हैं तो आपको ज़ुबान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको दोबारा नुमाइंदा बनाने का अधिकार जो है वो आपके हाथ में, जनता के हाथ में। आप जिस तरह के नुमाइंदे चुनेंगे और जिस तरह के नुमाइंदों को हटा के फेंकेंगे, अगर वो ठीक नहीं हुए तो उसी से हमारे क्या कहते हैं ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम ठीक होगा। तो मैं समझता हूँ कि अब वो बेदारी आ गई अवाम में, हर वर्ग में आ गई है कि हमने जो चुने हैं वो क्या हमारा काम कर रहे हैं कि नहीं। और जब काम नहीं होते हैं तो आवाज़ भी उठाते हैं, गुस्सा भी प्रकट करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा संकेत हमारी डेमोक्रेसी के लिए कि हम सारे वर्ग, जो पसमानदा वर्ग भी थे, अब वो जागृत हो चुके हैं, बाकी वर्ग भी जागृत हो चुके हैं कि हमारे हक हैं, अधिकार हैं, और हम जो हमारा वोट है उसकी इतनी ताकत है कि हम किसी को भी गद्दी पे बिठा सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं। तो इस जिस तरह से ट्रेडिशनली हमारे कंट्री में वोट डाले गए, उससे ये संकेत हुआ है कि अवाम बहुत ही अलर्ट है, सतर्क है, और जिनको अगर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेजॉरिटी से जिताया भी, अगर 5 साल में उन्होंने शासन अच्छा नहीं किया, वो उनको हरा भी देती है। तो मैं तो काफ़ी होपफुल हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी, लेकिन जो आम आदमी है उसको अपने वोट की ताकत समझनी चाहिए, तभी उसकी पहचान भी बनेगी और उसकी पूरी होगी। बिल्कुल। और अगर ऐसे में हम 90 के दशक का दौर करें तो कश्मीरी पंडितों को जब वहाँ से उनका पलायन किया गया था, लेकिन आज तक उनकी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं दयनीय बनी हुई है, उसमें सुधार जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। और आए दिन हमें कश्मीरी विस्थापितों के जो प्रदर्शन है वो भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो जितने भी नौजवान वर्ग हैं, उनका भी यही कहना है कि हमारे हाथ में अभी भी कुछ नहीं है, उम्र हमारी निकलती जा रही है और नौकरियों के लिए जो हमारे लिए एक प्रावधान होना चाहिए वो भी देता हुआ नहीं नजर आया। ये तो आप सही कह रहे हैं कि एक विस्थापन जो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, और ऐसा शायद दुनिया में कभी नहीं हुआ है। लेकिन इसमें से निकल गए हैं कश्मीरी पंडित अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से। जम्मू में रहे, जम्मू के निवासियों ने उनकी मदद की, इस टेंटों में से निकल के अब 2 रूम में रह रहे हैं, या कि कईयों ने अपने मकान बनाए हुए हैं, लेकिन और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के वो
विदेशों में भी काम कर बिल्कुल, रहे हैं। वो एक उन्होंने ये साबित किया है कश्मीरी पंडितों ने कि वो किसी एडवर्सिटी से क्रश नहीं होते हैं, बिल्कुल। हर तूफान में से अपनी कश्ती निकाल के बिल्कुल, किनारे ला सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ तबके ऐसे हैं कश्मीरी समुदाय में जो कि टोटल रिलीफ पे ही निर्भर हैं। बिल्कुल। वो अब आप मानिए कि जब मैं डिविजनल कमिश्नर था तो 1000 की रिलीफ पर फैमिली हमने सैंक्शन की थी, और आज तकरीबन समझिए कि 30 साल के बाद सिर्फ 12,000 रुपया बढ़ाया गया है, और आज 13,000 रुपया रिलीफ है 4 लोगों के लिए। आप खुद ही समझ सकती हैं क्या इससे। इसीलिए एहतजाज करते हैं लोग कि साहब हम क्या करें, हमारा और कोई गुजारा है ही नहीं। हमने खेत बेच दिए, हमने मकान बेच दिए, हमने अपने बागात बेच दिए, हमारे बच्चे भी हैं, फैमिलीज भी। तो इस मामले में कश्मीरी पंडित ये समझता है कि उनकी दुविधा, उनकी परेशानी शायद उस शिद्दत से नहीं समझी जाती जिस शिद्दत से वो समझी जानी चाहिए, और उसे ये भी शक होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया उनकी इस विस्थापन की पीड़ा को भूल गया हो। कहीं उनके ज़ख्म अगर भरे भी हैं तो ज़ख्मों के दाग भी दर्द करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वो टेंटों में रहे हैं, सांपों के डसने से रहे हैं, बिच्छुओं के डसने, धूप में। मुझे याद है किस तरह से मैं बर्फ़ के टीले खुद अपनी गाड़ी में लेके उनके टेंटों में डालता था। लेकिन कई बार उनको ये भी दुख होता है जब वो सुनते हैं कि कहीं कहीं कि साहब ये तो खुद निकले, इनको तो किसी साजिश के तहत निकाला गया। तो उन्हें यह भी समझना चाहिए कि कोई तीन मंजिला मकान जो है, अपने बागात, अपने खेत किसी नामालूम मकसद के लिए छोड़ के टेंटों में रहने, सांपों के डसने के लिए तो नहीं आएंगे। तो वो उनको निकाला गया। ये दुनिया को अब समझ में आने लगा है, पहले शायद भूल गए थे कि ये एक कलंक है जाहिर तौर पे अपने ही मुल्क में विस्थापित बन जाना। और जब उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, और ना तो फिर, और ऐसा भी नहीं था कि जैसे सिविल वॉर अफ्रीका में होते हैं तो डर के मारे निकल जाते हैं। इनको तो निकाला गया था। गोली के जोर पे निकाला गया, धमकियों के जोर पे निकाल गया। वो आज का नौजवान जो है कश्मीरी पंडित जो 90 के बाद पैदा हुआ, सबसे ज्यादा गुस्सा उसमें है। और वो सवाल पूछता है कि उसने देखा है, शायद अपने पेरेंट्स की तकलीफ देखी है, उनसे सुना भी है। तो वो कहता है कि साहब मैंने क्या कसूर किया था, मुझको इस तरह से निकाला गया। तो उस गुस्से को भी देखना पड़ेगा और उसको डील करना पड़ेगा। जो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया कश्मीर और जम्मू में, कश्मीर के लोगों और जम्मू कश्मीरी पंडितों को, उसको दूर करना पड़ेगा। वहाँ के भी 90 के बाद की जनरेशन जो है उसको वो चैलेंज है। उन्होंने 90 के पहले का कश्मीर देखा नहीं, उन्होंने खून खराबा देखा है, उन्होंने कॉन्वॉय देखी। तो वो समझते हैं कि हिंदुस्तान एक बड़ा अत्याचारी मुल्क है। तो इस जहन को ठीक करना है, और यही बड़ा चैलेंज हमारे कश्मीरी पंडित बच्चे और हमारे कश्मीरी मुसलमान बच्चे, इनमें आपस में एक तालमेल पैदा होना चाहिए। और उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत का काम करना है। आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, इस उन्हीं सब का एक रोल इसमें नुमाया रोल रहेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पे जैसे आज के हमारे गेस्ट ने बहुत से ज्ञान की बातें हमें दी हैं, और साथ के साथ जनरल सेक्रेटरी अपनी पार्टी के हैं तो अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में भी हमें बताया है। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी ही कुछ पर्सनैलिटी से आपको रूबरू करवाते रहें। और विजय बकाया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। आप एक IAS रहते हुए लोगों के लिए तत्पर रहे, उनके कार्य आपने संभाले, फिर आप कहीं ना कहीं एडवाइज़र रहे हैं कुछ ऐसे नुमाइंदों के जिन्हें जनता ने ही चुना है, और उसके बाद आप MLC भी रह चुके हैं, NC के, और अब आपने जनरल सेक्रेटरी अपनी पार्टी का दामन थामा है। और आने वाला वक्त जो है वास्तविकता के साथ होगा, सच्चाई के साथ होगा और लोगों के हित में होगा, ऐसा विजय बकाया जी का भी कहना है। और आवाम भी जो है वो कहीं ना कहीं तत्पर रहेगी ऐसे दिन को देखने के लिए जो सिर्फ वास्तविकता से भरा होगा। तो आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।